हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे थे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, उसी को आगे फर्दर हम लेके जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं डायूरेटिक्स। सो अब हमारी बारी आती है नंबर 2 जो ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में, तो वो है हमारे पास रास इनहिबिटर्स। तो स्टार्ट करते हैं रास इनहिबिटर्स के साथ। रास इनहिबिटर्स का मतलब क्या है? रास की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर्स। रास इनहिबिटर्स हमें पता है कि हमारी जो किडनी है वो एक एंजाइम सिक्रीट करती है रेनिन। सो किडनी एक एंजाइम सिक्रीट करती है रेनिन। ये रेनिन क्या करता है? ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। ये सब हम पढ़ चुके, मतलब फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, फिजियो में 11th तक में पढ़ा होगा रास सिस्टम। तो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मैं। सो जो रेनिन किडनी ने सिक्रीट किया वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो हमारा लीवर सिक्रेट करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब मेन जो काम है वो इस एंजियोटेंसिन 2 का ही होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये अपने रिसेप्टर पे जाके काम करता है। बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 के 2 रिसेप्टर होते हैं, 81 रिसेप्टर और 82 रिसेप्टर। 82 का हमें फंक्शन नहीं पता, ये ज़्यादा काम नहीं आता है। 81 रिसेप्टर ज़्यादा काम आता है, मेनली यही फंक्शनल होता है। सो एंजियोटेंसिन 2 विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर। इसके रिसेप्टर का नाम है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 81 रिसेप्टर, याद रखना। इस रिसेप्टर पे एक्ट करके एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास 3 चीज़ें कोज करेगा। नंबर 1, एंजियोटेंसिन जो है वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो सबसे पहला जो फंक्शन एक तरह से आप बोल सकते हो, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को भी बढ़ा देता है एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ा देगा, और थर्ड उसका काम है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाना। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो एड्रीनलिन, इन सब का रिलीज बढ़ा देगा। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन का रिलीज बढ़ा देगा, नोरेपिनेफ्रिन या फिर नोरेड्रेनालिन का रिलीज भी बढ़ा देगा। तो एक तरह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम भी करता है एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 के यहाँ पे 3 काम थे। नंबर 1 ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। नंबर 2 एल्डोस्टेरोन के रिलीज को बढ़ाएगा। नंबर 3 सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। सो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है तब आप सबको पता है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। जो वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है, मतलब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी वो ब्लड की मूवमेंट को वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। सेकंड, एल्डोस्टेरोन का रिलीज अगर बढ़ता है तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? एल्डोस्टेरोन करता है सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन। अब पिछली वीडियो में हमने डायूरेटिक्स पढ़े थे, वो एल्डोस्टेरोन से उल्टा काम करते थे। डायूरेटिक्स क्या कर रहे थे? सोडियम और वाटर को यूरिन के थ्रू रिलीज करवा रहे थे, जबकि एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर को यूरिन में जाने से रोकता है। तो वो सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन करा के उनके लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा और एल्डोस्टेरोन रिलीज से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा यहाँ पे। नेक्स्ट जो एक और काम यहाँ पे एल्डोस्टेरोन रिलीज से होगा वो होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हमारा जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग। तो यही सबसे घटिया चीज़ है जो रास करवाता है। ठीक है। इसी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या कार्डियक रीमॉडलिंग से ही पेशेंट की डेथ होती है। रास वैसे काम की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो गलत काम करवा रहा है। बेसिकली जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं, क्रोनिक जो केसेस होते हैं, उसमें ये वाली चीज़ जो है डेथ कोज करती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो वहाँ पे एक तरह से ये जो है गलत चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। एंजियोटेंसिन 2 करवाएगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट, एल्डोस्टेरोन रिलीज को बढ़ा देगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ा देगा। ये दोनों चीज़ें ब्लड प्रेशर बढ़ा रही थी अल्टीमेटली। तो अल्टीमेटली रास क्या करता है? रास जब एक्टिवेट होता है तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा तो एक तरह से GFR जो है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे। अभी तो हमने पढ़ा रास करता क्या है, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे वर्क करता है। लेकिन अब हम इसको इनिबिट क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा था। तो अगर किसी का BP हाई या हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसमें हम चाहेंगे कि रास को हम इनिबिट कर दें ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाए। तो कैसे हम उसको कर सकते हैं? तो हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ ड्रग्स यहाँ पे आएगा। मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो 3 बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी तो है ये, ठीक है, रेनिन को इनिबिट कर दो, डायरेक्ट रेनिन को ही इनिबिट कर दो। रेनिन इनिबिट तो पूरा सिस्टम ही खत्म।
सेकंड नंबर यहाँ पे आता है एस को इनिबिट कर दो, एस एंजाइम को इनिबिट कर दो, तो सेकंड नंबर यहाँ पे अगर ब्लॉक हो गया तो नीचे की चीज़ें होंगी नहीं, सिंपल सी बात है। नंबर 3 है कि इस रिसेप्टर को ही हम ब्लॉक क्यों ना कर दें, जो रिसेप्टर था एंजियोटेंसिन रिसेप्टर उसी को ही ख़त्म कर दें, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, आगे कुछ होगा ही नहीं, एंजियोटेंसिन 2 काम कहाँ पे करेगा। ठीक है, एक और यहाँ पे जो चीज़ होती है वो होती है एल्डोस्टेरोन को ही इनिबिट कर दे। ठीक है, एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो एल्डोस्टेरोन को इनिबिट कर दे, तो एक तरह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और हाइपरट्रोफी भी नहीं होगी। तो हम बेसिकली इस वीडियो में 3 कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं, पहली 3, फोर्थ कैटेगरी जो है इसको हम पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस इनिबिटर्स के साथ। एस इनिबिटर्स मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने वाला था। तो एस इनिबिटर्स की यहाँ पे बात करें, ACE inhibitors are frequently used as the first line anti-hypertensive drugs। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट लाइन एंटी-हाइपरटेंसिव ड्रग में लास्ट में आपको बताऊंगा, उसमें एक कैटेगरी आती है ACE inhibitors की। तो ACE inhibitors फर्स्ट लाइन एंटी-हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। यूजुअली इनको ओरल रूट से दिया जाता है, तो यूजुअली गिवन ओरली। अब चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। ACE inhibitors काम कैसे करते हैं, तो आप सभी को पता है ACE inhibitors क्या करते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनने वाला था उसको नहीं बनने देते, तो दे इनिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू द एंजियोटेंसिन 2। अब इसके कारण क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो उसके कारण एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आर्टेरियोल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो डायलेट हो जाएंगी। नंबर 3, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो यही तो 3 काम कर रहा था एंजियोटेंसिन 2, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, एल्डोस्टेरोन रिलीज को बढ़ा रहा था और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा था। अब अगर आप देखोगे तो ACE इनिबिटर्स क्या करेंगे, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को उल्टा काम करेंगे, मतलब एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को कम कर देंगे, आर्टेरियोल्स को डायलेट कर देंगे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को भी कम कर देंगे। अब एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन अगर कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का काम ही यही था सोडियम और वाटर को रिटेन करके रखना। अब वो रिटेन नहीं होंगे तो वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। सेकेंड, आर्टेरियोल्स के डायलेशन के कारण पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाला काम हो गया। तो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ACE इनिबिटर्स का होगा ये, ठीक है। सेकंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये ब्रेडिकाइनिन के जो डिग्रेडेशन था उसको भी इनिबिट कर देते हैं। देखो एक ब्रेडिकाइनिन होता है, ब्रेडिकाइनिन को ACE एंजाइम जो है इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स में तोड़ता है, लेकिन अगर ACE यहाँ पे इनिबिट हो जाएगा तो ब्रेडिकाइनिन यहाँ पे टूटेगा नहीं। ब्रेडिकाइनिन टूटेगा नहीं तो ब्रेडिकाइनिन के लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे हमारी लंग्स में और कफ में, जिसके कारण यहाँ पे 2 साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है कफ और एक देखने को मिलता है एंजियोइडिमा, ठीक है, ब्लड वेसल्स का इडिमा। तो एंजियोइडिमा एंड यहाँ पे कफ, ये 2 साइड इफेक्ट्स आते हैं यहाँ पे इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कारण। मतलब ये ब्रेडिकाइनिन के डिग्रेडेशन को भी इनिबिट कर देता है ACE इनिबिटर्स, जिसके कारण ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं ड्रग्स की, कौन कौन से ड्रग्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास 4 ड्रग्स आपको याद रखना, मेनली बहुत सारे नाम है वैसे तो। जो इसकी ट्रिक है वो है प्रिल। एंड में आपको प्रिल देखने को मिलेगा, जितने भी ACE इनिबिटर्स होंगे उसके एंड में प्रिल देखने को मिलता है। नाम जैसे कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनेलाप्रिल, रेमिप्रिल, तो ऐसे नाम के ड्रग्स जो होंगे प्रिल जिसके एंड में आ रहा होगा वो ACE इनिबिटर्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं ACE इनिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ। ACE इनिबिटर्स का एडवर्स इफेक्ट्स की सिंपल सी ट्रिक है जो आपको बुक्स में भी मिल जाती है देखने को। कैप्टोप्रिल नाम में ही है, सबसे पहला हमने ड्रग याद है अभी पढ़ा था, देखो यहाँ पे ड्रग का नाम भी कैप्टोप्रिल था और इसके एडवर्स इफेक्ट्स को याद करने की ट्रिक भी कैप्टोप्रिल है। कैप्टोप्रिल के C से यहाँ पे बन गया कफ, A से बन गया एंजियोइडिमा। तो पहले जो 2 हैं कफ और एंजियोइडिमा, ये किस वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ ब्रेडिकाइनिन इन लंग्स एंड कफ के कारण। तो ब्रेडिकाइनिन का जो इफेक्ट आ रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल गया, 2 एडवर्स इफेक्ट्स कफ एंड एंजियोइडिमा। P से बन गया प्रोटीनयूरिया जो कि रेयर होता है। T से बन गया टेस्ट सेंसेशन का लॉस, टेस्ट सेंसेशन के लॉस को बोलते हैं डिस्ग्यूशिया, तो टेस्ट सेंसेशन का भी लॉस करवा देते हैं ये ACE इनिबिटर्स। उसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनको प्रेगनेंसी में नहीं देते, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं ACE इनिबिटर्स क्योंकि इनका टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, ये कोज करते हैं, ये रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जो बायलेटरल वर्ड याद रखना, यूनिलेटरल नहीं, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया रीनल आर्टरी का, तो बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं हमारे पास जो ACE इनिबिटर्स हैं वो।
नेक्स्ट, इनका एक और साइड इफेक्ट होता है कि ये पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देते हैं, मतलब हाइपर कैलीमिया कोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे लोवर्स द रिस्क ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही इसका एक फ़ायदे की चीज़ है, ठीक है। ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये मैंने इसमें बस आपको ट्रिक पूरी करने के लिए लिखा था, दिस इज़ नॉट अ एडवर्स इफेक्ट। याद रखना एक बात कि जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का जो रिस्क है उसको कम करने का काम करते हैं ये एस इनहिबिटर्स, तो एक तरह से ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की, तो मैंने आपको बोला था कि बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर्स नहीं देने चाहिए। अब बात करते हैं क्यों नहीं देने चाहिए, क्योंकि बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अगर हो जाता है तो हमारा इफरेंट जो आर्टेरियोलर प्रेशर है वो कम हो जाता है। जो इफरेंट आर्टेरियोल होती है जो ग्लोमेरुलस के बाद, उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। अगर स्टेनोसिस हो गई रीनल आर्टरी में तो वो प्रेशर कम होने के कारण जीएफआर कम हो जाता है। अब जीएफआर कम हो गया तो काम तो चलेगा नहीं। तो होता क्या है कि जैसे ही इफरेंट आर्टेरियल प्रेशर कम होता है, हमारा जो एस एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 को। तो एक तरह से जो इफरेंट आर्टेरियल प्रेशर कम हुआ उसके कारण क्या हुआ, रास एक्टिवेट हो गया, ठीक है। रास जो सिस्टम अभी पढ़ा था, तो रास एक्टिवेट हो गया। रास एक्टिवेट होने के कारण एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बनने लग जाएगा एस एंजाइम के कारण। ये एंजियोटेंसिन 2 इफरेंट आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ा देगा और वापस से जीएफआर को मेंटेन कर देगा। तो एक तरह से एस एंजाइम के कारण एंजियोटेंसिन 2 बन रहा है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो है इस प्रेशर को नॉर्मल करके वापस से जीएफआर को नॉर्मल कर दे रहा है। लेकिन अगर हम एस इनहिबिटर्स दे देंगे तो ये एस इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन 2 को बनने ही नहीं देंगे, और ये नहीं बनेगा तो ये वाला काम नहीं होगा, ये वाला काम नहीं होगा तो जीएफआर कम रहेगा, जीएफआर कम रहेगा तो किडनी फेलियर हो सकता है। तो इसी वजह से बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में एस इनहिबिटर्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि एस एंजाइम ही वहाँ पे जीएफआर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। जो एंजियोटेंसिन का 81 रिसेप्टर हमने पढ़ा था ना, उसको ब्लॉक करने वाले ड्रग्स उनको बोलते हैं एआरबीज। इनके एंड में आता है सार्टन, जैसे वहाँ पे प्रिल आ रहा था यहाँ पे सार्टन आ रहा है, जैसे लो सार्टन, टेलमी सार्टन, कैंडी सार्टन, वाल सार्टन, ठीक है। तो लो सार्टन कुछ मुझे बता दो, टेलमी सार्टन मुझे कैंडी दे दो, कैंडी सार्टन, ठीक है, सिंपल सी नाम है ये। सो होता क्या है, जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर दो चीज़ें यहाँ पे काम कर सकती है, ठीक है। नॉर्मली क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन 2 आके एक्ट करता है अपने रिसेप्टर्स पे, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या होगा, एगोनिस्ट हो गया 81 रिसेप्टर का। जबकि एआरबीज जो हैं वो होते हैं एंटागोनिस्ट, वो इसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो एआरबीज जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म यहाँ पे शो करते हैं, याद रखना कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म यहाँ पे शो करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एआरबीज का, एआरबीज कॉम्पिटिटिवली इनिबिट बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू 81 रिसेप्टर, मतलब 81 रिसेप्टर से एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड नहीं होने देंगे और उसके इफेक्ट्स को ब्लॉक कर देंगे। किसके इफेक्ट्स को, एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट्स को। तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वही वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देंगे, वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, एल्डोस्टेरोन के रिलीज को कम करेंगे, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करेंगे, सिंपल सी बात है। एआरबीज जो हैं वो सिमिलर इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि एस इनहिबिटर्स जो इफेक्ट शो करते हैं ना, लगभग वही इफेक्ट शो करते हैं, एक्सेप्ट एआरबीज डोंट इफेक्ट द ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एआरबी जो है वो ब्रेडिकाइनिन का जो ब्रेडिकाइनिन का नहीं पढ़ा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो ब्रेडिकाइनिन को तो मैंने बोला था ना एस एंजाइम तोड़ता है, तो यहाँ पे एआरबीज का कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ब्रेडिकाइनिन के जो डिग्रेडेशन था उसमें एआरबीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एआरबीज जो है मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, वो कफ और एंजियोइडीमा कोज नहीं करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें एआरबीज के, तो उसमें आते हैं हेडेक, वीकनेस, हाइपोटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। तो ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स सेम है जैसे हमने पढ़े थे वहाँ पे एस इनहिबिटर्स में, एक्सेप्ट कि ये कफ और एंजियोडीमा कोज नहीं करेंगे। सो दे नॉट प्रोड्यूस कफ एंड एंजियोडीमा मोस्टली। उसके अलावा हाइपरकैलेमिया भी कोज कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनको रीनल फेलियर हो रखा है, या फिर ऐसे पेशेंट जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स ले रहे हैं। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हम बाद में पढ़ेंगे किडनी वाले चैप्टर में, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करो अभी चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। जो डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट करते हैं उनको भी हम ओरली देते हैं। इसमें एक ही ड्रग आपको मेन याद रखना है, एलिस्किरेन। इसमें मेनली किरेन वर्ड आता है एंड में, एलिस्किरेन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है भाई, हमें पता है कि रेनिन क्या करता था, रेनिन किडनी से सिक्रीट होता था और वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम करता था। अब रेनिन इनहिबिटर्स रेनिन को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, रेनिन को इनहिबिट कर रहे हैं।
तो वो रेनिन को इनिबिट करके अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 1 को बनने से रोक रहे हैं। तो एक तरह से वो डिक्रीज द लेवल्स ऑफ एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूजफुल इन हाइपरटेंशन इन कॉम्बिनेशन विद, मतलब जो रेनिन इनिबिटर्स है, डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स, इसको हम हाइपरटेंशन में देते तो हैं लेकिन इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं विद डायूरेटिक्स। जैसे डायूरेटिक्स पहली कैटेगरी पड़ी थी, जैसे एस इनिबिटर्स थोड़ी देर पहले पढ़े थे, या ARBs, उनके साथ कंबाइन करके इनको देते हैं ताकि एंटी हाइपरटेंसिव एफिकेसी जो है वो बढ़ जाए। तो इस वीडियो में हमने बात की यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी की, जो था रास इनिबिटर्स, जिसमें हमने मेनली एस इनिबिटर्स की बात की, ARBs की बात की और डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर्स की यहाँ पे बात की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।